जय श्री राम बच्चों लास्ट क्लास में क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने तुम्हें उसमें एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने तुम्हें यह बताया था कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 4 टुकड़ों में मैंने बांट दिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फिजिक्स वाला पार्ट, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और बैटरी। याद है कि भूल गए? उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं इस दुनिया में। स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होते हैं जो अपने आप होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में मिली तो हमें बिजली मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से मैं कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को करवा भी सकता हूं। इसी बेसिस पर हमने दो टाइप के सेल पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक। याद है कि नहीं? फिर मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझाना शुरू कर दिया था और एक छोटा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इंट्रोडक्शन भी दिया था ड्रॉ करके। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होते हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूं, जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा और हमें उससे एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब ये स्पॉन्टेनियस जो वर्ड है, जो अपने आप हो रहा है रिएक्शन, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी लेस देन 0, ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, वो समझाने के लिए मैंने दो बीकर बनाए थे। याद है कि भूल गए? जिंक सल्फेट के बीकर में हमने जिंक की रॉड डाली थी और हमने देखे थे क्या क्या चेंजेस हुए। उसमें जो मेन बात थी वो ये थी कि रॉड से जिंक के आयंस डिसॉल्व हो रहे थे सॉल्यूशन में, और ठीक वैसे ही कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया था जिसमें कॉपर रॉड डिसॉल्व कर डाली थी, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर के आयंस कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट हो रहे थे। याद है कि भूल गए? अरे याद है कि दोबारा बनाऊं? दोबारा बना दूं? चलो तुम लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो बना ही देता हूं। तो हम लोग आज वहीं से शुरू करने जा रहे हैं जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ये हमारा चैप्टर है। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रो केमिकल सेल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल। और इसका एग्जांपल क्या है? डैनियल सेल। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो डैनियल सेल वो सेल होता है जिसमें हम लोग कॉपर और जिंक की रॉड को कॉपर और जिंक के सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत? तो देखो लास्ट क्लास में मैंने क्या बनाया था, एक बार दोबारा बता देता हूं। ये एक बीकर है जिसमें जिंक की रॉड है। तो ये जो रॉड है ये है Zn रॉड। जिंक इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो, जिंक की रॉड भी बोल सकते हो, एक ही बात है। और ये है बच्चों ZnSO4 का सॉल्यूशन। ZnSO4 का सॉल्यूशन मतलब पक्का इसके अंदर Zn2+ SO4 2-, Zn2+ SO4 2- के आयन होंगे। बोलो हाँ, पक्की बात है। तो इसमें जो स्पॉन्टेनिटी है, जो चीज अपने आप हो रही है, वो क्या है बच्चों? वो ये है कि जिंक रॉड के अंदर से जिंक के आयंस निकल निकल के यहाँ पे डिसॉल्व हो रहे हैं। तो Zn2+, 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 Zn2+ बन रहा है। बात समझ में आ रही है? मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि अगर कोई आयन रॉड के ऊपर डिपॉजिट है, चिपका हुआ है, सॉलिड स्टेट में है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और यह भी बताया था कि जब वो सॉल्यूशन में जाता है तो वो पक्का क्या बन जाता है? आयन। एक्वा सॉल्यूशन में क्या बन जाता है? आयन। तो ये जिंक जब रॉड के ऊपर था तो पक्का वो Zns रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सॉलिड। तो ये जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया तो बन गया Zn2+ एक्वस,
तो पक्का इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे या नहीं करे होंगे? कहां गए वो 2 इलेक्ट्रॉन? वो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये डिसॉल्व हुआ तो उस रॉड को ही दे दिए। आ गई बात समझ में? तो इस पूरी रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस का। समझ में आ गया बच्चों? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? अरे भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसीलिए ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? OHR। क्या बोलेंगे? अरे ORS का गोल थोड़ी बोलेंगे, OHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और जहां भी ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड। तो मैंने तुम्हें बताया था एनोड का जो है ना साइन की वजह से उसको एनोड या कैथोड नहीं बोलते हैं, हम ये देखते हैं कि उस पर चार्ज क्या है, साइन क्या है। सॉरी गलत बोल दिया। हम कैथोड या एनोड चार्ज को देखकर डिसाइड नहीं करते, बल्कि ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है। तो जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोड हो जाती है एनोड, और जहां रिडक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रोड हो जाती है कैथोड। कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैंने तुम्हें एक और केस भी समझाया था। चलो थोड़ा ना इसको सुंदर बना देते हैं, थोड़ा पानी पानी जैसा बना देते हैं। आज ब्लू है, पानी पानी, थोड़ा सुंदर हो जाएगा ना। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें एक और बीकर भी समझाया था। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ना भाई, या जो नए बच्चे बैठे हुए हैं, वो एक इससे पहले मैंने इस चैप्टर में एक ही क्लास की वीडियो बनाई है, वो देख लेना ताकि ये समझ में आए, वरना सब ऊपर से चला जाएगा। ये है कॉपर की रॉड, CU रॉड, ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा बच्चों? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जरूरी नहीं है कॉपर सल्फेट ही लो, कॉपर क्लोराइड ले लो या कोई और सॉल्ट ले लो, सॉल्ट होना चाहिए बस, ठीक है। तो पक्का इसके अंदर बहुत सारे Cu2+ और SO4 के आयन होंगे। अरे बोलो भाई, होंगे या नहीं? तो यहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये हो रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर के आयंस जाकर डिपॉजिट हो जा रहे हैं किसके ऊपर? रॉड के ऊपर। मतलब ये आयन इस पर डिपॉजिट हो गया, ये इस पर डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो गया। बात समझ में आ रही है? उल्टा हो रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन का काम हो रहा है और यहाँ पे डिसॉल्व होने का काम हो रहा था। बात समझ में आ रही है? तो ये रॉड पतली होती जाएगी वक्त के साथ, और ये रॉड जो डूबी हुई है वो मोटी हो जाएगी। तो इसका भी रिएक्शन लिख देते हैं बच्चों। पहले ये था Cu2+, जब ये एक्वस फॉर्म में था, सही है। पक्का इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए होंगे, तभी तो ये बन गया Cu सॉलिड। भाई जाके डिपॉजिट हो गया तो सॉलिड स्टेट में आ गया, अब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज प्लस से गायब क्यों हो गया? क्योंकि पक्का उससे 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन आए कहां से? वो रॉड से ही आए। उसने उस रॉड में जब वो जाके डिपॉजिट हुआ ना, रॉड के ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो ऑब्वियसली जब रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो गया तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? सबको ये बात समझ में आ गई? मुझे लगता है ये सारा काम मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। बोलो हाँ। इसको भी थोड़ा सा एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब तुम लोग देख सकते हो बच्चों। अच्छा हाँ, एक और बात, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है भाई, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो ये हो गया रिडक्शन। तो इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। वैसे मुझे इधर लिखना चाहिए था, पर अभी जगह कम है, मैंने उस साइड लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जहां भी रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो कैथोड किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले साइन को, या फिर जिस पे रिडक्शन होता है? जिस पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन को देख के बोलना है। समझ में आ गया? अब ये देखो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है, यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है। बच्चों अगर मान लो
मैं इन दोनों को एक वायर से ऐसे करके जोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इधर। चेक करो, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। और करंट किधर जाएगा बच्चों? इधर, यानी करंट इधर जाने लगेगा। यानी कि बच्चों करंट फ्लो हो रहा है कैथोड टू एनोड, कॉपर टू जिंक, और इसमें इसका एमीटर लगा दो या वोल्ट मीटर लगा दो, करंट या वोल्टेज ये नाप देगा। तो ये कितना वोल्टेज इसने नापा है? इसका 1.1 वोल्ट। यानी हमको कितना पोटेंशियल देता है डैनियल सेल? 1.1 वोल्ट। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब बच्चों आगे सुनो, कुछ कन्वेंशन है जो हमें एज इट इज याद रखने हैं, जो हमें IUPAC ने बताया है। अब ये बात हमेशा रट लो, लोन, बोलो मेरे साथ, लोन, ये रट लो। L फॉर लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत? और टीवी में ऐड देखा होगा RR केबल, देखा है? नहीं देखा? अरे यार, तो फिर भी याद कर लो, R R C P। ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जो बच्चा ये याद कर लेगा ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो R फॉर राइट साइड, यानी राइट साइड में हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। जब रिडक्शन होगा तो पक्का वहां पर क्या कहलाएगा? वो कैथोड। और कैथोड पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ये हो गया तुम्हारा डैनियल सेल। तो अब बताओ, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से बिजली मिली या नहीं मिली? लास्ट क्लास में ये समझाया था ना मैंने, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मिल रही है कि नहीं मिल रही? यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बच्चों अब यहां पर बात ये है, अगर तुम बुक्स वगैरह उठाओगे ना, एक सेकंड इसको मिटा दूं। देखो करंट तो इधर जा रहा है नो डाउट, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये यहाँ पे लिख दीजिए। बुक्स वगैरह में तुमने देखा होगा यहाँ पे ऐसे करके, देखो पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना भाई, मैं साइड हो जा रहा हूँ। यहाँ तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ तक लिख लेना, ठीक है? इसके बाद बुक वगैरह में तुमने देखा होगा, इस डायग्राम में यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज बना रहता है, इस तरीके से, इस तरीके से एक सॉल्ट ब्रिज बना रहता है, देखा है? यहाँ पर लिखा होता है सॉल्ट ब्रिज, होता है कि नहीं? तो अब मैं तुम्हें इसकी कहानी समझाने जा रहा हूं, उससे पहले यहां तक का काम कॉपी में करके लिख के याद कर लेना। कोई दिक्कत? चले आगे। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज और बतानी है, ये भैया अच्छे से याद कर लेना, लोन, लोन, ये याद हो गया तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा सारा, ठीक है भैया? लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, वही हमारा एनोड है, और वही हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। चलते हैं आगे। जब इन दो रिएक्शन को मिला के लिखेंगे तो बनेगा क्या? बनेगा क्या? देखो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्या हो रहा है बताना? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और एक्वस सॉल्यूशन में आ गया, सही है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हुआ? Cu2+ जो एक्वस फॉर्म में था, रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बन गया Cu सॉलिड। समझ गए बच्चों? इन दोनों को जब मिलाओगे ना, तब आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आएगी, तब आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आएगी, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये भी एक हाफ रिएक्शन है। दोनों को मिलाओगे तभी तो कंप्लीट रिएक्शन आएगी। देखो, ओवरऑल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते, ये मैंने तुम्हें 11th में रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में समझाया था। तो क्या बन गया बच्चों? ZnS प्लस Cu2+ एक्वस से बना
Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये कौन सी रिएक्शन आ गई बच्चों? ओवरऑल रिएक्शन, और यही है रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि देखो साफ दिख रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो रिडक्शन हो गया। तो ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। इसमें हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन दोनों आ गए ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जब भी कभी इस तरीके का दिया होगा ना बीकर, तो यहाँ से देख के पहले हाफ ऑफ रिएक्शन लिखना है, फिर मिला के ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि आखिर इस सॉल्ट ब्रिज की जरूरत यहां पर पड़ी क्यों। अगर मैं यहां पे सॉल्ट ब्रिज ना बनाऊं, मिटा दूं, तब भी तो करंट आराम से फ्लो हो रहा है, ना, क्योंकि ये काम लगातार कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है। जिंक यहाँ पे डिसॉल्व होता जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन अपीयर होते जा रहे हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता जा रहा है। तो लगातार वो इलेक्ट्रॉन इधर जाते जाएंगे, करंट इधर जाता जाएगा। ये काम कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो बिना सॉल्ट ब्रिज बनाए भी हमारा काम अगर चल रहा है, तो आखिर ये सॉल्ट ब्रिज की जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ गई? ध्यान से सुनना। अब हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं कि आखिर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत यहां पर क्यों पड़ी। देखो, बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये भी रेस कर ही देता हूं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। मैं यहां पर ना कुछ प्रॉब्लम एड्रेस करने वाला हूं। अब यहां पर थोड़ी देर बाद ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब आफ्टर सम टाइम अब प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम देखो बच्चों, यहां से जिंक के आयन इसमें लगातार डिसॉल्व होते जा रहे हैं। तो पहले मुझे ये बताओ, Zn2 प्लस आयन इंक्रीज होंगे या डिक्रीज? Zn2 प्लस आयन इंक्रीज होंगे। अगर ये इंक्रीज हो जाएंगे तो SO4 माइनस आयन क्या हो जाएंगे? कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो एक्चुअली डिक्रीज हो गए, वो जिंक के कंपैरिजन में क्या हो गए? डिक्रीज। बात समझ में आ रही है? अच्छा बच्चों, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। पूरा सॉल्यूशन में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्लासरूम में जितनी भी सीटें अगर वो फुल हो जाए, अब और इंसान आने की जगह नहीं है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और मैं इंसान यहाँ पर अंदर डोर ओपन करके बोलता जाऊं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ी देर बाद लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी या नहीं? वो बोलेगा भाई तू वहां बैठ, मेरे पास मत बैठ, ओ भाई तू उधर जा यार, तू बहुत पसीना आ रहा है। या थोड़ी देर बाद तुम बोलोगे कि सर आप ये क्या कर रहे हो, बच्चे अंदर आने की जगह नहीं, आप क्लास में क्यों भर रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जब ये सॉल्यूशन पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज बन गया है, तो क्या और ज्यादा जिंक आयन ये आने देगा? मेरी बात समझ में आ रही है? जब ये सॉल्यूशन पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज बन गया है बहुत सारा, तो ये अपने अंदर जिंक आयन को आने देगा? नहीं आने देगा। मतलब कि इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, इट विल रिपेल न्यू Zn2 प्लस आयन more strongly। ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहले ये हुआ, उससे ये हुआ, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सॉल्यूशन रिपेल कर रहा है Zn2 प्लस आयन को, तो ये प्रोसेस थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? प्रोसेस अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा। पहले स्लो हो जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। कोई दिक्कत? सबको ये परेशानी समझ में आ गई? परेशानी क्या थी? अच्छा इधर भी आ जाओ जरा, इधर भी देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों यहाँ से Cu2 प्लस आयन सारे जाके डिपॉजिट होते जा रहे हैं, यानी कि Cu2 प्लस आयन बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? सॉल्यूशन में से कम हो जाएंगे, तो इसके हिसाब से SO4 माइनस आयन क्या हो जाएंगे? कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएंगे। अगर SO4 माइनस आयन इसमें इंक्रीज हो जाएंगे, तो तुम मुझे ये बताओ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? सॉल्यूशन बिकम्स
नेगेटिवली चार्ज, ये भी आ गया समझ में, ठीक है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर पूरे सॉल्यूशन में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है और Cu2+ आयन रह गए बहुत कम, तो एक Cu2+ को कितने सारे SO4 केज कर लेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव में तो अट्रैक्शन होता है ना, तो यहां पर इतने सारे SO4 है, Cu2+ हो गए कम, तो वो SO4 उसको जाने देंगे? उसको पकड़ के रखेंगे, कहेंगे भाई मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन पे पहले इतना सारा नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को वो तो डिपॉजिट होने देंगे? नहीं होने देंगे। मतलब इट बिकम्स डिफिकल्ट for Cu2+ ion to dissolve, to deposit on electrode। बोलो हाँ, ये बात भी समझ में आ गई। और उससे क्या होगा, ये प्रोसेस फाइनली अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? स्लो, और फिर फाइनली हो जाएगा स्टॉप। पहले ये बताओ तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई? ऐसा नहीं है कि सीधा उठा के उन्होंने सॉल्ट ब्रिज डाल दिया, उन्होंने पहले प्रॉब्लम आई होगी। और यही होता है हमेशा, किसी भी सेल में यही होता है। और रिएक्शन खत्म हो जाता है, फिर वो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता आफ्टर सम टाइम। उससे बचने के लिए हमने बनाया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सॉल्ट ब्रिज के अंदर ना कुछ ऐसा, तुमने आटा गूंदा है कभी घर पे? आटा मम्मी ने गूंदा होगा, देखा होगा। जेली देखी होगी, जेली। मतलब आप ये समझ लो सेमी सॉलिड कुछ होता है, जैसे पाउडर टाइप आता है मार्केट में, उसमें पाउडर में पानी मिला के आटा गूंद दोगे तो क्या बन जाएगा? थोड़ा सेमी सॉलिड। हाँ, अगर सॉल्यूशन, तो अगर सॉल्यूशन जो होता है ना, जैसे पाउडर टाइप में आता है, वैसे उसको पानी के साथ मिला के या किसी केमिकल के साथ मिला के वो सेमी सॉलिड जेली टाइप बन जाता है। उसको हम यहाँ पे लाके रख देते हैं ऐसे। समझ में आ रहा है? ये आ गया आपका आयंस। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अगर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन KCl AgNO3 AgCl, समझ में आ गया? ये इसके अच्छे एग्जांपल है। ये करता ये है कि देखो इधर कौन से वाले आयंस कम पड़ रहे थे? SO4 तो इधर की साइड कौन जाएगा? नेगेटिव आयन। और इधर की साइड कौन कम पड़ रहे हैं? इधर पॉजिटिव आयन जाएगा। मतलब जैसे KCl है ना, तो इधर आ जाएगा K+ वाला, इधर आ जाएगा Cl- वाला। समझ में आएगी नहीं? ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझ में आ गया? तो जैसे मान लो आपने KCl लिया, तो ये हमको एक K+ का आयन देगा और एक Cl- का देगा। AgNO3 क्या देगा हमको? Ag+ और NO3- K+ Cl-, Ag+ Cl-। तो ये क्या करता है? ये जितने जिसको आयन की रिक्वायरमेंट है दे देता है। और इसकी खास बात ये है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। समझ में आ गया? और अगर पूरा लिक्विड फॉर्म में होता तो क्या होता? लिक्विड पूरा ही बह जाता आधा आधा। हमको चाहिए धीरे धीरे आयंस चाहिए ना, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस को रखने के लिए आयंस को प्रोवाइड करता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? सॉल्ट ब्रिज की कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैं लिख देता हूं कुछ, तुम लोग भी कॉपी में लिख लेना बच्चों। सॉल्ट ब्रिज क्या है? इट इज अ ब्रिज बिटवीन टू हाफ cells which is made up of glass, कांच का होता है ये, and is in U shape, और ये U shape का होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर केमिकल क्या लेते हैं? KCl, K2SO4, Na2SO4, NaCl,
NaCl नहीं लेते, सॉरी, NaCl थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट डिसोशिएट होता है, AgNO3, AgCl एक्सेट्रा। ठीक है, अब एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें सॉल्ट ब्रिज की? एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इसकी खास बात यह है बच्चों कि जितने पॉजिटिव चार्ज यहां जाएंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज, मतलब जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, मतलब कि मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन मस्ट बी सेम। दूसरी चीज, ये जो देखो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन और ये एनायन है, कैटायन और एनायन कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब ये जो चार्ज है ना K+ और Cl-, वो जो मैंने रिएक्शन लिखी ना Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब कि आयंस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। और तीसरी चीज, आयंस ऑफ सॉल्ट डू नॉट रिएक्ट्स विद आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट के आयंस इलेक्ट्रोलाइट के आयन से कभी रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे यहां पर K+ है, ये किसका आयन है? सॉल्ट का। और ये यहां पर आने के बाद तुम्हें लग रहा होगा SO4 2- के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना देगा K2SO4, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब सॉल्ट के आयंस इलेक्ट्रोलाइट के आयन से रिएक्ट नहीं करेंगे। और हाँ ठीक है, ये 3 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं। ये 3 पॉइंट समझ में आ गए? पक्का? चले आगे। इसके बाद है एडवांटेजेस और फंक्शंस। एडवांटेजेस या फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सबसे बड़ी बात है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये इसका सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो दोनों बीकर में आयंस तो दे पर बराबर दे। तो या तो आपको वहां पर कोई इंसान बिठाना पड़ेगा कि भैया 4 पॉजिटिव चार्ज इधर दे रहे हो तो 4 नेगेटिव आयंस इधर भी दो। ये वो काम अपने आप बखूबी कर रहा है, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ रहा है दे रहा है, लेकिन बराबर देना वो कैसे होगा? वो ये काम अपने आप कर लेता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज कह लो या फंक्शन कह लो। ठीक है, दूसरी चीज और क्या कर रहे हैं ये, it helps to continue the cell reaction। बच्चों एक बात बताओ, सेल का रिएक्शन तो कब का खत्म हो गया होता? मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम्स लिखी थी ना, तो सेल का रिएक्शन तो स्टॉप हो गया होता। तो उसको कंटिन्यू कौन कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज। और it continue the electricity by the flow of electrons। तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंटिन्यू रहती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। समझ में आ गया? चले आगे। या हम इसको ही बोल सकते हैं कंप्लीट द सर्किट। इट completes the circuit by the flow of electron। ठीक है बच्चों, तो सॉल्ट ब्रिज की कहानी यहां तक खत्म हो जाती है। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना।
चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बहुत ही छोटा आसान सा है। बच्चों जो लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं और तुम लोगों को भी, एनसीईआरटी में ये वाला पेज निकालो। मिला? मतलब ये जो फ्रंट पेज है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक पेज टर्न करोगे आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। मिला? मिला? 4 डायग्राम दिए हुए हैं इसमें। अगर तुमको ये पेज मिल गया है तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं, तुम लोग भी यहीं पे देखो और जो मैं रीड कर रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनना। बुक का है, बुक में देखना है, सुनना नहीं है, देख के सुनना है। तो वो बुक दे दो मानसी, दे दो। नहीं तुम अपनी बुक अपने पास रखो और तुम दोनों इससे पढ़ लो। ठीक है, करें शुरू। बच्चों इस पेज पे 4 डायग्राम दिए हुए हैं। जो सबसे ऊपर वाला डायग्राम है जो बड़ा बड़ा बनाया हुआ है वो मैं तुम्हें बोर्ड पे डिटेल में समझा चुका हूं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो ए बी सी 3 डायग्राम दिए हुए हैं वो देखो। सबसे पहले डायग्राम ए। बच्चों सबसे पहले ये समझ लो, ये जो डैनियल सेल है ना, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? 1.1 वोल्ट। साइड में पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। डैनियल जो सेल होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है, और ये लाइफ टाइम 1.1 ही रहता है, ये फ्लक्चुएट नहीं करता। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। अब बच्चों यहाँ पे 3 डायग्राम दिए हुए हैं ए बी सी। ए वाले में पता है क्या किया इसने? ध्यान से सुनना। अगर पहला वाला फिगर समझ में आ गया तो बाकी दोनों भी आ जाएंगे। पहले वाले ए वाले फिगर में उसने बाहर से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट देना स्टार्ट करा है। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। अभी मैंने बोर्ड पे यहाँ पे जिंक का कंटेनर बनाया था, यहाँ पे कॉपर का कंटेनर बनाया था। करंट इधर से इधर जा रहा था, याद है कि भूल गए? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, करंट इधर जा रहा था, सही है ना? अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोवाइड करूं तो क्या होगा बच्चों? मान लो इधर से भी करंट आ रहा है और इधर से भी करंट आ रहा है, तो फाइनली उस वायर में करंट कहां जाएगा? एक ही वायर में 2 करंट आ रहे हैं। देखो एक वायर है उसमें 2 करंट आ रहे हैं, तो फाइनली जाएगा कहां टकरा के? जो करंट स्ट्रॉन्ग होगा, जो करंट वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे ये करंट है वीक 5 एम्पियर और ये 10 एम्पियर, तो फाइनली करंट इधर जाएगा और नेट करंट 5 एम्पियर इधर जाएगा। 5 माइनस हो गया ना। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? अब जरा फिगर ए में देखो, बाहर से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया जा रहा है वो 1.1 वोल्ट से कम है। कम है ना? लेस देन 1.1 वोल्ट है, फिगर में दिख रहा है कि नहीं? अगर बाहर से दिया जाने वाला वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम है तो क्या इससे डैनियल सेल के करंट पर कोई फर्क पड़ेगा डायरेक्शन में? मेरी बात समझ में आ रही है? डैनियल सेल का भी तो करंट फ्लो हो रहा है किसी डायरेक्शन में। हमने पढ़ा था ना, करंट कॉपर से जिंक की तरफ जा रहा है और आप बाहर से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट दे रहे हो, लेकिन आप जो करंट बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो वो 1.1 से बहुत कम है या कम है। तो जो डैनियल सेल की करंट की डायरेक्शन है क्या वो चेंज होगी? नहीं होगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, चेक करो। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तो क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड एंड हैज करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर टू जिंक। मतलब जो डायग्राम मैंने तुम्हें बोर्ड पर समझाया था सब कुछ वैसे ही चलेगा। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे और करंट कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। बोलो हाँ। यानी जो हमने अब तक पढ़ा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है सब कुछ। जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पे और कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। जिंक के जो आयंस हैं वो यहाँ पर क्या हो रहे थे? डिसॉल्व हो रहे थे, वो डिसॉल्व ही होते रहेंगे, और कॉपर के डिपॉजिट हो रहे थे, वो डिपॉजिट होते रहेंगे। यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस ये होगा कि थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाएगा क्योंकि बाहर से जो करंट आप दे रहे हो वो 1.1 वोल्ट को कुछ तो अपोज कर ही रहा होगा। बात समझ में आ गई? बी वाले फिगर में देखो बच्चों, बी वाले फिगर में बाहर से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया जा रहा है वो एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट का है। यानी बेचारा बीकर जो हमारा सेल है डैनियल सेल, वो कितना करंट बना रहा है? 1.1 वोल्ट।
और बाहर से भी तुम कितना दे रहे हो 1.1 वोल्ट, एग्जैक्टली बराबर हो गए ना। तो दो करंट आमने सामने से आ रहे हैं बराबर वाले, सब कुछ क्या हो जाएगा जीरो, यानी कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, कोई करंट फ्लो होगा। क्या इस बार जिंक डिसॉल्व होगा? नहीं होगा। कॉपर डिपॉजिट होगा? नहीं होगा, यानी सारा काम ठप हो गया, रुक गया। पढ़ लो, साइड में लिखा है when E external is equal to 1.1 volt, no flow of electron और current, no chemical reaction। कोई दिक्कत? अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। C वाले केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 1.1 से ज्यादा वोल्टेज का लिया हुआ है, और तो और ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया हुआ है। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस बार क्या होगा? सारा काम उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक में हो जाएगा, करंट जिंक से कॉपर में जाएगा, और उसमें फंक्शन भी उल्टा हो जाएगा। जिंक इस बार डिपॉजिट होगा रॉड के ऊपर, और कॉपर डिसॉल्व होने लगेगा सॉल्यूशन के अंदर, ये भी उल्टा हो जाएगा। पढ़ लो, when external electric field is greater than 1.1 volt, electron flow from copper to zinc and current flow from zinc to copper. Zinc is deposited at zinc electrode। देखो बोल रहे हैं ना, जिंक क्या होने लग गया, उल्टा डिपॉजिट होने लग गया, और कॉपर डिसॉल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड। बात समझ में आई बच्चों? यही चीज अगर मैं ड्रॉ करके बोर्ड पे बनाऊंगा ना, तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें ये सच में समझ में आ गया है तो कॉपी में ड्रॉ कर लोगे, ABC 3 केस बना लोगे, और उसमें और भी डिटेल में कुछ अगर लिखना है तो वो मैंने तुम्हें नोट्स ग्रुप पर सेंड कर दिए, लिख लोगे। ये कहानी समझ में आ गई? ये डायग्राम जब तीनों बना के इनके पॉइंट्स लिखोगे, पॉइंट्स में तो हेडिंग क्या लिखोगे? तो हेडिंग के लिए देखो साइड में फिगर 2.2 नीचे कोने में दिया हुआ है, यही हेडिंग है, फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजिंग द सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड। बात समझ में आ गया? ये हेडिंग डाल देना, ये 3 फिगर बना देना, और इसमें लिखना क्या है वो नोट्स में लिखा हुआ है, या इसमें भी लिखा हुआ है तभी चलेगा, कोई दिक्कत? चले आगे। तो दोस्तों, अगर मैं अगला टॉपिक अभी उठाता हूं तो तुम्हारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद तुम्हारी बायोलॉजी की क्लास है, इसलिए इस क्लास को हम आज यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है? मुझे उम्मीद है तुम लोगों को सब समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया वो घर जाकर ये वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना। रिवीजन की जरूरत पड़े तो दोबारा देख लेना। और मैं अपने सभी व्यूअर से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि हर चैप्टर की मैं कोशिश ये करूंगा कि पूरी प्लेलिस्ट बना के डालूं। तो आपको या आपके किसी दोस्त को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस जो मैं देता हूं आप सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये टॉपिक सारे कंप्लीट होते चले जाएंगे, और आपके प्यार मोहब्बत की वजह से मुझे और बहुत मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, थैंक यू। जय श्री राम।